पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 11वां दिन है। फिर से आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए सकारात्मक विषयों को लेकर। कुछ नई बातें आज हम करेंगे आपके साथ। आज का दिन वैसे कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पोखरण में जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट करके एक ट्रायल लिया था जो पूरे विश्व को अचंभित कर दिया था हमने, तो एक टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे लिए आज का दिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिन को अगर याद करते हैं जिस दिन ये हुआ था, और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार अपने पीछे तिरंगा रख के, माने इतने सालों की परंपरा में पहली बार अपने पीछे तिरंगा रख के उन्होंने इस विषय की अनाउंसमेंट की थी और पूरा विश्व ताज्जुब रह गया था। और एक सकारात्मक ऊर्जा भारत को तब भी मिली थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। ये ऊर्जा हमें मिली थी उस दिन। तो ऐसी कुछ ऊर्जा की बातें आज हम और करेंगे। शुरुआत हर रोज की तरह हम आज भी प्रार्थना से ही करेंगे, और प्रार्थना के लिए मैं हर रोज की तरह दारा बहन को ही निमंत्रित करूंगा। दारा बहन, बस हर रोज की तरह आप यही बता दीजिए कि आज के दिन विशेष के रूप में आज आप कौन सी प्रार्थना हमारे साथ साझा करने वाले हैं। आज हम माँ को याद करेंगे। मंगलवार है तो माँ की आराधना करेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थात जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और स्वधा इन नामों में प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। महाकाली और माता जी के जो जितने सारे नाम अभी दारा बहन ने लिए हैं प्रार्थना में, सारे शब्दों का एक विशेष अर्थ है। शायद उसकी बात करने जाएं तो भी एक अलग विषय पूरा बन सकता है। उतने सारे उनके हर एक नाम के पीछे उसका एक पर्टिकुलर एक अर्थ रहा हुआ है। फिर भी महाकाली, जगदम्बे, दुर्गा जिसको आज हमने याद किया है, तो वो शक्ति का प्रतीक है। और इतनी बड़ी शक्ति कि पूरे महाकाली जब रौद्र स्वरूप में सामने आई थी तो सबके लिए ये एक विषय बन गया था। भगवान शिव को उसके लिए बीच में आना पड़ा था। तो यहां तक ये विषय बना था। तो ये ऊर्जा देवी शक्ति में रहती है, और इसीलिए भारतवर्ष की जो 51 शक्तिपीठ हैं और वो शक्ति के केंद्र स्थान हमारे लिए माने गए हैं। धन्यवाद दारा बहन, आपने प्रार्थना की। आगे आज मैं सुविचार के लिए बक्षिता बहन को आमंत्रित करूंगा, मगर बक्षिता बहन ओझल है तो अच्छा है, चलो प्रकट हो गए। तो बक्षिता बहन सुबह से बात कर रहे थे, आज ये टेक्नोलॉजी का दिवस है, आज ये उन्होंने ही मुझे याद करवाया था। तो बक्षिता बहन, आज आप इस अच्छे अवसर पर आप क्या हमारे सामने रखने वाले, कौन से सुविचार रखने वाले हैं, ये अनम्यूट होके बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ गई, आपकी आवाज आ गई हमारे तक। हेलो, हाँ बताइए, हाँ बोलिए। कवरेज की वजह से
बक्षिता बहन हमारे बीच में से लेफ्ट हो चुके हैं, तो उनके सुविचारों को वाकई सुनेंगे, क्योंकि कुछ अच्छे विचार उन्होंने आज रखे ही होंगे, सोचे ही होंगे। मगर उससे पहले जब तक वो जुड़ते हैं हमारे साथ बक्षिता बहन, तब तक मैं अनिता बहन को कहूंगा कि भगवत गीता का ज्ञान आज हमारे सामने रखिए और अनम्यूट होकर, सॉरी, आप एक बार अनम्यूट होना पड़ेगा अनिता बहन आपको भी, और भगवत गीता का कौन सा ज्ञान आप हमारे सामने रखने वाले हैं ये आपको बताना पड़ेगा। अनिता बहन। जी सर, आज हम फिर से स्थित प्रज्ञ के ही लक्षणों के बारे में बात करेंगे। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 57वें श्लोक और 58वें श्लोक का पठन करेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से अति हर्षित होता है, न तो अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्लोक 58, यदा संहर्ते चायं कूर्मो मंगलीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से सभी प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। अस्तु। बहुत अच्छी बात। भगवत गीता के जो विषय हैं स्थिर बुद्धि होने के लिए जो दो विषय रखे गए हैं, उसमें से एक जो दूसरे श्लोक में जो बात बताई गई है वो है कुर्म की, कछुए की। कछुए का जो 2 हाथ 2 पैर और मुंह, ये पांचों चीजों को वो सिकुड़ के अपने अंदर रख लेता है। और ये जो पांचों चीजें हैं कछुए की, उसको हमारे शास्त्र में 5 ज्ञानेंद्रिय माना गया है। माने हमारी इंद्रिया माने कान, त्वचा, आंख, नाक और जीवा। ये हमारी जो सारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हम बाहर के विषयों के साथ जुड़ते हैं, तो उनको जो अंदर ले लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर ले लेता है, वैसे ही इंद्रियां जब अपने विषयों को अंदर ले लेती है, तब व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है। यह समझाने का प्रयास किया है। इसको अगर आज के समय के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें समझना है तो यह समझ सकते हैं हमें दुख क्यों है। हमारी आंखों को सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं देख रहे हैं, हमारी इंद्रियों, आंख नाम की जो इंद्रिय है उसको विषय नहीं मिल रहा है। हमारी जीवा नामक जो इंद्रियां हैं, जिसको अलग अलग होटल का जो टेस्टफुल खाना खाना था वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें दुख है। किटी पार्टी हम इकट्ठा होकर नहीं कर पा रहे हैं, या एक ऐसी पार्टी नहीं कर सकते हैं जिसमें हम पूरे विश्व की अच्छी और बुरी बातों की चर्चा करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। श्रवण इंद्रियों को ये विषय नहीं मिल रहा है। घ्राणेन्द्रिय, नाक को भी ऐसे विषय नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की गंध। घर में ही है तो क्या हम स्प्रे वगैरह तो यूज करने वाले नहीं है, तो अलग अलग गंध, एरोमा हमारे साथ नहीं जुड़ रही। और त्वचा, तो हमारी जो पंचेंद्रिय, जो पांचों इंद्रियों में से किसी भी हम जो इंद्रियों के अधीन हैं, वो इंद्रियों को उसके विषय नहीं मिल रहे, इसलिए हम दुखी हैं। और एक अच्छा सा विषय आज एक व्हाट्सएप में आया था कि घर ही मंदिर है ऐसा हम मानते थे, तो
तो मंदिर में रहोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। तो अपनी इंद्रियों को जब ये विषय नहीं मिल रहे हैं बाहर के, तब हमें दुख है। हमें दुख इसका नहीं है कि हम घर में हैं, मगर हमारी इंद्रियों को जो बाहर के विषयों के साथ जुड़ने की जो हमारी जो एक आदत से बन गई है, उसके लिए हमें दुख है। तो भगवान ये कहते हैं कि कैसे स्थिर बुद्धि रह पाएंगे हम, कि जब हम हमारी इंद्रियों को उसके विषयों से छोड़ें। तो आज के समय में हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि हम, सरकार सिखा रही है 6-6 दिन करके आगे बढ़ा रही है दिनों को, तो वो तो प्रयत्न पूर्वक सिखा रही है कि ये करना ही पड़ेगा। मगर अगर ये चीज अगर हम अपने आप करने लगे कि हमारे इंद्रियों के जो बाहर के विषय हैं, उसके चहेते जो बाहर के विषय हैं, अगर उससे हम दूर रहें, तो शायद हम इस समय में ज्यादा अपने आप को स्वस्थ और सलामत रख सकते हैं। ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। तो अगर बख्शिता बहन फिर से हाजिर है, तो हम बख्शिता बहन से भी उनका जो विचार है वो सुनना बाकी रह गया था, तो वो हम सुनने का प्रयास करेंगे। बख्शिता बहन आ गए हैं, तो आपका सुविचार जो है आप रखिए। हाँ, शायद शायद आपका योग नहीं है बख्शिता बहन, आपको वीडियो ऑफ करके ही बोलना पड़ेगा। शायद आप वीडियो ऑफ कर दीजिए और फिर आप अगर बोलेंगे तो शायद शायद इस विषय को और आगे ले जाना पड़ेगा हमें, शायद ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। हाँ बख्शिता बहन बताइए। हाँ, शायद बख्शिता बहन शायद हमें ये बहुत पुअर कवरेज है, जरा भी आवाज नहीं आ रही है, तो इस विषय को हमें आगे ही ले जाना पड़ेगा अब। शायद मेरी आवाज भी वहां उन तक नहीं पहुंच रही है। ओके, तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं हम। आज की स्टोरी जो है वो हम सकारात्मक जो स्टोरी हम रोज लेकर आ रहे हैं, वो स्टोरी लेकर आज हमारे बीच भविष्य बहन हमारे बीच हैं। वो उनके कोविड काल की जो बातें हैं वो हमारे साथ करने वाली हैं। उनके साथ जुड़ा हुआ दूसरा विषय ये भी है कि शायद उनका कोरोना का समय खत्म भी नहीं हुआ था और वो इस पॉजिटिव वाइब्स मूवमेंट का भाग बन गई थी, और पॉजिटिव वाइब्स का भाग रहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं काम शुरू कर दिया था। तो ये एक वाकई ही हम सबके लिए एक मिसाल है कि कोविड पॉजिटिव रहते हुए भी वो एक पॉजिटिव मूवमेंट का भाग बन गई थी। तो भविष्य बहन आज उनके विचार हमारे साथ रखेंगे। उससे पहले मैं अमी बहन को कहूँगा कि अमी बहन आप भविष्य बहन का पहले परिचय करवाइए और फिर भविष्य बहन अपनी बात रखेंगे। वाइब्स श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती भाविशाबेन चाविया। भाविशाबेन चाविया सर ने जैसे बताया वैसे ही बहुत ही आज के दौर में हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने जो कोरोना को हराया है वो बहुत ही, उनकी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आप भी उससे बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे।
वैसे मैं कहूंगी कि एक गृहिणी है, लेकिन एक गृहिणी से ज्यादा हाउस मेकर, और अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने घर में जो भी कोई सदस्य है उनके प्रति भी अपनी सभी जवाबदारियां बहुत ही अच्छी तरह से निभाती हुई, और उन्होंने अपने अंदर एक कला को भी जीवंत रखा हुआ है। वो बहुत ही एक सॉफ्ट हृदय वाली महिला है, और शायद मैं कहूँ इनके लिए मैं एक स्वयं सिद्धा शब्द का प्रयोग करना चाहूंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि वो स्वयं सिद्धा है, अपने आप ही उभर कर बाहर आई है, और मैं उनसे विनती करूंगी कि वो अपनी पॉजिटिव स्टोरी आज हमारे सबके सामने रखें। भाविशा जी। थैंक यू सो मच अमीबेन। नमस्कार। पूरे विश्व में 1.5 साल से जिस हिम्मत से हम सब एक ही दर्द के साथ लड़ रहे हैं, वो सभी की लैंग्वेज चाहे अलग हो, लेकिन आवाज एक ही आ रही है, और इस आवाज में मैंने भी अपना सुर मिला लिया। तो आज आप सबके साथ मेरी क्वारंटाइन स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले होली के दिन मेरे 9 साल के बेटे को फीवर आ गया, और फिर दूसरे ही दिन मुझे भी हल्का फीवर और हेडेक ऐसा महसूस हुआ, और मैं तभी तुरंत क्वारंटाइन हो गई। और उसके बाद हम तीनों की, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरी, हमने आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाई, जो कि दूसरे या तीसरे दिन आती है। और तब तक मैं तो यही सोच रही थी कि मैं तो 100% नेगेटिव ही आऊंगी, क्योंकि इतना ख्याल रखा है, शायद वायरल इन्फेक्शन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब शाम को रिपोर्ट मैसेज में आई और मेरे हस्बैंड ने बाहर से कहा कि टीनू तुम और तीस पॉजिटिव हो और मैं नेगेटिव हूँ, तब मैं कुछ मतलब सोच ही नहीं पाई, और उन्होंने कहा कि चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर से मिलाते हैं। और फिर हम तुरंत ही गए, मेरी ब्लड की रिपोर्ट करवाई गई, और ये पॉजिटिव थी तो इस हिसाब से मेडिकेशन हो गया, और रिपोर्ट दूसरे दिन आने वाले थे, तो बाकी का तो तब ही होता। तो दवाई लेके हम घर आ गए, और मैं जो रूटीन में करती थी वो सब मतलब स्टीमर, हल्दी, नमक, गर्म पानी, सौंठ, अजवाइन और थर्मोमीटर भी, अब वो सब मैंने दवाई के साथ अपने टेबल पे सजा लिया। और फिर ये सब मेडिकेशन वगैरह शुरू हो गया। फिर अंदर आई तब मैंने रियलाइज किया कि मैं अब तक सुना जब से कि पॉजिटिव हूँ, और अब तक किसी दूसरे ही जहां मैं थी, बिलीव ही नहीं हो रहा था मुझे। और फिर खुद को तैयार किया कि नहीं, अब अच्छे से ये जो भी है इससे निपटना ही है। और फिर पढ़ा कि नॉर्मल और सीवियर सिम्टम्स क्या है इसके, इसे क्योर कैसे करना है वगैरह, और सब शुरू हो गया। लेकिन उसी रात को 2-2:30 बजे मुझे खांसी आनी शुरू हो गई, और वो कफ वाली नहीं, वो जो अस्थमा में आती है उस टाइप की। और मैं तब काफी डर गई। अकेली रात, उतनी रात को कभी अकेले ऐसे रही नहीं, तो डर भी काफी लगा। और फिर मुझे मेरी बड़ी बेटी जो कि हॉस्टल में पढ़ती है वो याद आई, मेरा बच्चा जो अकेला सो रहा था। दोनों को याद करके मुझ में अचानक से हिम्मत आ गई, और तुरंत बैठ के मैंने मन की शांति के लिए अपना ध्यान ओमकार पे लगाया, और तब तक चैंट किया जब तक कि मेरा मन शांत और स्थिर नहीं हो गया। अब अगले दिन सुबह से यही मेरा रूटीन था कि मैं सुबह और शाम प्राणायाम करती थी। लेकिन ये 2-3 दिन तक ही चला, क्योंकि फिर बाद में गहरी सांस लेने पर भी मुझे काफी दिक्कत आती थी, मैं ये नहीं कर पा रही थी। तो फिर मोबाइल पे शुरू किया कि ओमकार का साउंड चलाती और उस पे मैं ध्यान लगाती थी, और फिर साथ में महामृत्युंजय और धन्वंतरी ऐसे मंत्र भी सुनती थी। पढ़ने का मुझे काफी शौक है, लेकिन ये थकावट और हल्के सिर दर्द की वजह से पढ़ नहीं पाई। लेकिन ऑडियोज काफी सुने, जो मेरे फेवरेट सेलेब्स हैं, सदगुरु जी, रुचिता दिवेकर वगैरह के काफी ऑडियोज सुने। और रात को भी जब कभी मायूसी वगैरह कुछ फील होता था, तो मैं बचपन से ही, मेरे फेवरेट हैं शाबुद्दीन राठौड़, उनके जोक सुनती थी, और फिर काफी रिलैक्स होके सो पाती थी।
और 8-10 दिन तक उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं बोला, ना ही मोबाइल पे और ना ही घर में, क्योंकि इतनी ज्यादा वो भी पेन वाली खांसी मुझे हो रही थी। लेकिन टाइम टू टाइम मेडिसिन और फिर ताजा और एकदम सादा खाना और फिर हल्दी वाला दूध, जूस, नारियल पानी, ये सब टाइम टू टाइम लिया, अच्छे से स्टीम वगैरह कुछ लिया और फिर मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। लेकिन वीकनेस काफी थी, जिसे हम पोस्ट कोविड इफेक्ट कह सकते हैं, उस तरह का मुझे जब उठती थी तो चेहरे पैरों में सूजन वगैरह रहती थी और काफी वीकनेस भी थी, खाना भी नहीं बना पाती थी। लेकिन इन सब में फिर एक मदद का हाथ पहुंचा मेरी तरफ पॉजिटिव वाइब्स क्लासेस के रूप में। माननीय श्री गौरांग सर ने जब हम स्टूडेंट्स को एक दिन मीटिंग में अनुरोध किया कि हमें ये सब के लिए करना चाहिए, तो मुझे सीरियसली ऐसा ही लगा कि जैसे मेरे लिए सबको ऐसा लगा होगा, मेरे जैसी कंडीशन वालों को, कि ये हमारे लिए ही स्पेशली हुआ है। और इस मोमेंट में हम सब जुड़ गए, मैं जुड़ गई। अब उस दिन के बाद पूरा हफ्ता मेरे पास रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव करने को है और मेंटली और फिजिकली मैं जल्दी से ठीक हो रही हूँ। खुद को मैंने बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और एक बात और भी शेयर करना चाहूंगी कि ये सुबह की धूप का जो सब बोलते हैं डॉक्टर सब लोग, तो वो भी है कि इन दिनों मेरी नींद काफी जल्दी खुलती थी। तो एवरीडे मैं सनराइज देखती थी, दर्शन करती थी सूर्य नारायण के और धूप भी लेती थी, तो उससे काफी अच्छा लगता था। और जब मुझे सबसे ज्यादा वीकनेस थी, तब मैंने जब धूप ली तो जैसे हम स्टीम इनहेल करते हैं ऐसा फील हुआ कि जैसे धूप बॉडी में सब जगह पे ऊर्जा दे रही है। वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और कुछ टाइम हमें अपने लिए रोज निकालना चाहिए, सीधे किचन में जाने के बजाय नेचर की ओर भी कभी थोड़े पल बिताने चाहिए। और मेरे घर के सामने ही 2 बिली पत्र के पेड़ है, जिनका मैं जब पॉजिटिव आई तब वो पानखर खत्म ही हुई थी और ये उनपे नई नई पत्तियां आना शुरू हुआ था। और एवरीडे मैं हर रोज जब देखती थी तब वो हरे से ज्यादा हरे होते जा रहे थे। वो भी उसने भी मुझे काफी ऊर्जा दी, शक्ति दी। फिर अंदर आके मेरे पति देव के हाथ की गर्मा गर्म चाय, कभी मेरी ननन के घर से, कभी यहाँ मेरे फ्लैट में से, अलग अलग हमारे पड़ोसियों से मुझे गर्म नाश्ता मिल जाता था। इन सब ने मुझे दवाइयों से भी ज्यादा हील किया है और मैं इन सब की बहुत बहुत ऋणी हूँ। और ये भी एक बात है कि हमारी ये नैतिक एक ड्यूटी है कि हम सबको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। जब भी हमें कोई सिम्टम्स दिखे, खुद को क्वारंटाइन करना है जब तक कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, क्योंकि किसी और की जान के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक काफी सीरियस मैटर है। तो लास्ट में ये है कि प्रॉपर मेडिकेशन प्लस मेडिटेशन इज इक्वल टू ऑल इज वेल। और आपसे भी यही कहूंगी कि आप भी ना घबराएं, हिम्मत से सामना करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आपसे मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू। बढ़िया भाविशा बेन, धन्यवाद भी आपका। ये स्टोरी रखने की आज की वजह ये थी कि एक मोमेंट टीम में कितना फर्क लाती है। बाकी आप लोगों में कितना फर्क ला रही है ये तो कुछ दिनों के बाद जब आप लोगों के एक अभिप्राय का एक माहौल बनेगा तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या समाज के अंदर इसकी इफेक्ट क्या आ रही है। मगर ये ऐसा जीता जागता उदाहरण है कि सिर्फ पॉजिटिव काम में जुड़ना, एक जुड़ने से भी एक ऊर्जा का और अपने आप को बाहर निकालने का ये अनुभव है, ये भविष्य बहन ने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यही आज हमारा मोटिव था कि इस विषय को आप भी जोड़े। हर बार मैं कहता हूं कि हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। और आज मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध भी करता हूं, जितने लोग अभी लाइव भी हैं या आगे भी जो जुड़ेंगे, सबसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि हम पॉजिटिव वाइब्स की जो कमेंट बॉक्स होती हैं उसमें हम लिखें कि हमने आज पॉजिटिव क्या काम किया। मैंने आज कुछ ही नॉन कोविड एक व्यक्ति को फोन किया, किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को मैंने फोन किया, मैंने किसी का हालचाल पूछा। जैसे भविष्य बहन ने कहा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ, एक फैमिली में जो कोविड था तो वहां मैंने लंच भेजा। आज मैंने
समाज के लिए या कोविड पॉजिटिव के लिए मैंने आज क्या काम किया, ये आज से हम हमारे जो पॉजिटिव वाइब्स की जो कमेंट बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे कि आज मैंने क्या किया। तो इससे एक काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग, तो हम एक माहौल बना पाएंगे कि वाकई ये चेन बन पाएगी। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी हकारात्मकता हम फैला रहे हैं, मगर हमने क्या किया आज, शायद ये आज से हम लिखना शुरू करें तो शायद हम सभी उसको, जो हम परिवार बन रहा है, जो पॉजिटिव वाइब्स का ये मूवमेंट का जो ये परिवार है, एटलीस्ट उसमें हम सभी एक दूसरे को ये ऊर्जा दे पाएंगे। तो फिर से धन्यवाद भाविशा बहन, आपसे हम विदा लेंगे अभी, और अम्मी बहन को फिर से याद करेंगे कि आज की जो मोरल स्टोरी है वो लेकर वो आए। पहले तो वो, हाँ अब तो हो गए साझा। जय स्वामीनारायण। हाँ, तो पढ़ो। अम्मी बहन बताइए, जी आज आपकी जो संग्रह है, कहानियों का संग्रह, उसमें से कुछ बड़ी सी कहानी आप कौन सी सुनाने वाले? शॉर्ट स्टोरी तो बहुत 2-3 दिन से आप सुना रहे हैं, तो आज कुछ जी मध्यम गत की या बड़ी स्टोरी सुनाइए। आज चलिए। क्या होता है कि मैं सुनवाना कुछ और चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बनता है उसके हिसाब से लास्ट टाइम पे मेरी स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है। तो आज आपने जो पोखरण की बात की तो सुबह से मैं भी सोच रही थी कि पोखरण के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ स्टोरी, लेकिन वो तो फिर बहुत लंबी हो जाती। तो आज का जो दिन है परमाणु परीक्षण का, तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब सत्ता पर थे तो सफल परीक्षण हुआ। लेकिन उससे पहले 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रही थी, तब भी ये परीक्षण हुआ था, और समय भी यही था 11 मई से 18 मई तक का, और बुद्ध पूर्णिमा का समय था शायद। तो 15 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा भी आने वाली है, और उस वक्त उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, जो परमाणु परीक्षण का कोड था, मुस्कुराते हुए बुद्ध। वो भी वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में ही शायद रखा गया होगा। तो फिर भाविशा जी ने कुछ बिल्व पत्र के पेड़ की बात की, तो फिर तुरंत मैंने सोचा कि क्यों न बुद्ध से जुड़ी हुई और वृक्ष से जुड़ी हुई कोई बात आज मैं आप सबके सामने साझा करूं। बताइए। और एक बात और भी है कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म भी बनी थी परमाणु, जॉन अब्राहम थे उसमें। तो वो फिल्म भी मेरी फेवरेट रही है, लेकिन आज फिल्म को साइड पर रखते हैं, लेकिन बुद्ध जी को और वृक्ष की बात मैं आज आप सभी के सामने रखना चाहूंगी कि गौतम बुद्ध जो थे एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। तो शिष्य तो हमेशा, सर आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछ के गुरु को परेशान करने का उसका हक होता है। वो हिसाब से उनके भी एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा, बहुत हैरान हो गया कि क्यों मेरे गुरु क्यों एक पेड़ को क्यों नमन कर रहे। तो उसने फिर पूछ ही लिया कि भगवान आप पेड़ को क्यों नमन कर रहे। तो भगवान बुद्ध बोले कि क्यों मैं वृक्ष को नमन नहीं कर सकता, क्या कुछ अनहोनी हो गई मैंने वृक्ष को नमन किया तो। शिष्य बोला, नहीं भगवान ऐसी तो कोई बात नहीं, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हो रही है कि आप जैसे महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहे हैं। वह न तो आपकी बात का जवाब दे रहा है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तो बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वैसे ही वो पोखरण वाले मुस्कुराते हुए बुद्ध। जब हम ध्यान करवाते हैं तभी हम कल्पना करवाते हैं, जब मन को बाहर के विषय में ले जाते हैं गाइडेड मेडिटेशन में, तो अक्सर हम कहते हैं कि आप अपने देखिए ध्यान में मुस्कुराते हुए बुद्ध,
ध्यान करते हुए शिव जी, तो यहाँ भी मुस्कुराते हुए बुद्ध बोले कि वत्स, तुम्हारा सोचना है वो थोड़ा गलत है। वृक्ष मुझे जवाब देकर भले ही कोई कार्य न कर रहा हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूम कर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति के सुंदर और सुघड़ जीवन प्रदान करने में सक्षम होती है। आगे कहते हैं कि तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता और धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूम कर यह बता रहा है कि आगे भी प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। आज जब कोरोना का विषय चल रहा है, तब व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में कई ऐसी बातें होती है कि वृक्ष पेड़ लगाना चाहिए, ये वृक्ष ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन जब आग लगे तब कुआं खोदने का क्या मतलब है? तो इसी बात को अगर हम समझे तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए। जितने हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे, उतनी ही सकारात्मकता हम हमारी ओर ग्रहण कर सकते हैं। बुद्ध की ये जो बात बुद्ध ने बताई, उसकी बात पर शिष्य ने भी देखा तो उसे भी लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं, फूल, पत्ते मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य भी स्वतः वृक्ष को नमस्कार करने लगा। तो आज की स्टोरी यही थी कि हम प्रकृति के जितने नजदीक रहेंगे, उतने ही हम अपने आप से भी नजदीक हो सकेंगे। धन्यवाद। अमी बहन, आपने जो बात कही है वो वाकई ही महत्वपूर्ण है। वेद काल से, या तो मैं तो कहूंगा प्राग वैदिक काल से, वेदों से पहले भी, उसके पहले से हम प्रकृति का सम्मान करते आए हैं और हर एक काल में कभी भी प्रकृति की अवगणना हमने नहीं की है। और विकास तो हमने भी किया था, भारतवर्ष ने भी किया था, मगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए कभी भी हमने विकास नहीं किया है। पुष्पक विमान उड़ाकर राम भी आए थे श्रीलंका से अयोध्या तक, मगर वो विमान उड़ाते समय ये प्रकृति का नाश होगा ये कभी नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी ये परंपरा रही है कि प्रकृति के जितने भी भाव हैं, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, उनकी पूजा करना, उनको महत्व देना, उनको एक अस्मिता प्रदान करना, ये हमारा भाव हमेशा से रहा है। और आपने सही कहा, जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, आज पेड़ डाल देंगे और कल वो ऑक्सीजन देने लगेगा, ये मानते हैं हम। शायद ये प्रेरणा हमें लेनी पड़ेगी प्रोजेक्ट लाइफ के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से, कि वो अपने यहाँ पर 5-6 साल तक वृक्ष को बड़ा करते हैं और फिर लोगों को कहते हैं कि ले जाओ। तो अपने यहाँ तो वो वृक्ष खड़ा करने की पूरी मेहनत भी करते हैं और जो ले जाता है उनको भी कम मेहनत में एक बड़ा वृक्ष वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो शायद कुछ ऐसा हमें भी, या हम सब लोगों को, या कहीं ना कहीं मिलकर ये विषयों पर जुड़ना पड़ेगा कि प्रकृति का आदर भाव जो हमारे वेदों ने किया है, हमारे सभी ग्रंथों ने किया है, वो प्रकृति का आदर हम भी करें। तो ये हमें सीखना ही पड़ेगा। कोरोना तो एक कोई बात ही नहीं है, कोरोना का विषय ही नहीं है यहाँ पर। जब तक अगर हम प्रकृति का विषय, अगर उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो कोरोना नहीं, जिस तरह से पिछले 5 सालों से स्वाइन फ्लू, सार्स, एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, जिस तरह से अलग अलग प्रकार के नाम से हमारे सामने महामारियां आ रही है, ऐसी महामारियां चलती ही रहेगी। तो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, पंचमहाभूत के सारे तत्वों का हमें सम्मान करना पड़ेगा और उसको, उसका जतन हो, उसमें मलिनता कम से कम मिले, इन सब विषयों का हमें
ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की 11वीं कड़ी। तो इस 11वीं कड़ी का समापन हम प्रकृति और विश्व कल्याण को साथ में लेकर ही करेंगे, मगर ये करने से पहले मैं फिर से कहूंगा कि हम सभी इस मूवमेंट का भाग बने और जो भी हमारे द्वारा जो प्रयास हो रहा है उसमें आपका योगदान अलग अलग रूप से हमसे मिलता रहे, ये आप लोगों से अपेक्षा है। जरा बेन। सर्वे भवन्तु सुखिनः से। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, एक नए विचार, नई ऊर्जा लेकर, नए विषय को लेकर। आज मैं बहुत ही दुख से कह रहा हूं कि हम बक्षिता बहन का सुविचार नहीं सुन पाए हैं, हमें काफी खेद है। हम उसी विचार को आगे भी अगली कड़ियों में कहीं ना कहीं हम सुनेंगे, उनसे ये भाव रखेंगे। तो कल तक हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें। हो सके तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स चैनल के रूप में हम जो सारे विचार आपके सामने रख रहे हैं उसको भी और लोगों के प्रति ले जाएं। आज हमने एक और बात जोड़ी है जिसको लेकर हम इस विषय को मैं पूरा करूंगा कि जिन जिन लोगों की सिर्फ पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी है, वो छोटी छोटी क्वारंटाइन स्टोरी भी आज से हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो जो लोग पूरा कार्यक्रम नहीं सुन रहे हैं या पूरी सुनने का उनके पास अवकाश नहीं है, वो लोग ये छोटी छोटी स्टोरियां कि अपने कोविड में से क्वारंटाइन पीरियड में कैसे बाहर निकला जाए, ऐसी ये छोटी छोटी जो हमारे लिए जो मोरल स्टोरियां हैं वो भी आपके लिए हम अलग से साझा कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये भी हमें सुन के हम अपने आप की हकारात्मकता को और जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद आप सभी का।